बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सवालात पूछ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में ख़ुसूसन एक कन्फ्यूजन है कि वो अब इन हालात में क्या करें। स्पेशली आप जब सोशल मीडिया को देखते हैं तो कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, और एक कन्फ्यूजन ऐसा लगता है या तो फैल रही है या फैलाई जा रही है, और सबके दिमाग में सवाल है कि वो किस तरफ जाकर खड़े हों और कौन सही है कौन गलत है। मामला ये है, लेकिन इसका टोटल एनालिसिस मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली इस जमात के साथ हुआ क्या, और आज ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे असल गेम क्या है। ये मैं आपको जो गेम अब बताऊंगा कि एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद और कुछ शख्सियात जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उनकी मालूमात की बुनियाद पे मैं अब आपको एक एनालिसिस आपके सामने रख देता हूँ, और ये हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखें, एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी 9 मई से पहले, और एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी 9 मई के बाद। अगर आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो मौजूदा हालात को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। 9 मई से पहले भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर बड़ा सख्त जबर किया गया, जिसका आगाज़ मई 2022 में हो गया था। बड़ी मार कुटाई हुई, गाड़ियाँ तोड़ी, कारकुनों को गिरफ्तार किया। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब था और उसने बहुत तबाही फेरी थी। लोगों के घरों में पहली दफ़ा पुलिस इस तरह दाखिल हुई, हमने वो मनाजिर पहली दफ़ा पंजाब में देखे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट आई, सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील हुई, और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने रिज़ाइन कर दिया। फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़त्म हो गई। मोहसिन नकवी का एक दौर आया तो एक नई कहानी शुरू हुई। बार बार ज़मान पार्क पे हमले, इमरान खान साहब के ऊपर एक के बाद एक मुकदमा, जब भी वो अदालत पेशी पर जाते थे दहशतगर्दी का एक नया मुकदमा हो जाता था। जहां उनके लोग एहतजाज करने निकलते थे वहां एक नया मुकदमा हो जाता था। तो एक बड़ी अजीब सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बनी हुई थी। लेकिन 9 मई तक की सिचुएशन कुछ और थी, यानी इमरान खान साहब के जो साथी थे वो उनके साथ थे कम अज़ कम 9 मई की तारीख तक। 9 मई के बाद जब एक नई सूरत हाल बन गई, इमरान खान साहब को सुबह सुबह गिरफ्तार किया गया, जो गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। बाद में अदालत ने खुद हुक्म दिया, और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो कुछ पूरे मुल्क में हुआ, इसने पाकिस्तान की सारी जो सियासी सूरत हाल है उसको तब्दील कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर एक यलगार शुरू होती है, और ख़ास तौर पर टारगेट किया जाता है इमरान खान साहब के जो बहुत करीबी साथी हैं, जो बहुत उनके क्लोज़ हैं, या जो पार्टी के अंदर फैसला कुन चीज़ों के अंदर शामिल रहते हैं, या जिनके पास ये सलाहियत है कि वो मशवरे देते हैं इमरान खान साहब को, या पॉलिसी में उनका हिस्सा होता है। वो सारे इसकी लपेट में आए और उनके ऊपर अटैक कर दिया गया, और हालात को इतना सख्त किया गया उन लोगों के ऊपर कि उनमें से बहुत सारे लोग टूट गए और अलहदा हो गए, या मजबूर हो गए अलहदा होने पर। और ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ बाई चॉइस नहीं था। अगर बाई चॉइस होता वो लोग पहले छोड़ जाते। ये सारा कुछ था बाई फोर्स, यानी ताकत के ज़रिए से ये सारा कुछ किया गया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने उस वक्त भी इन तमाम हालात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या इमरान खान को नहीं छोड़ा। उनमें से बहुत सारे लोगों ने बड़ी तकालीफ भी देखी है। अब अगर आप इस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत थी या उसके अंदर जो लोग मौजूद थे, उनको अगर आप डिवाइड करें तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। ज़रा समझें कि 9 मई के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग थे वो किन 4 हिस्सों में बट गए। उनके अगर 4 हिस्से आप करें तो आपको समझने में आसानी रहेगी। नंबर 1, जो लोग पहले ही हल्ले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ गए, उन्हें लगा ये इतना बड़ा कुछ हो गया, इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े होना बहुत बड़ी मुसीबत है, तो भाई जान छुड़ाओ, निकलो, भागो, और इस वक्त इमरान खान से दूर हो जाओ, पार्टी को छोड़ दो, ये ज़्यादा बेहतर है। जो लोग पहले ही हल्ले में छोड़ गए उनमें असद उमर थे, उनके अंदर फवाद चौधरी थे, उनके अंदर थोड़ी बहुत सख्ती हुई, इमरान इस्माइल साहब थे, मुराद राज थे, अंदलीब अब्बास साहिबा थी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़ गए। अली जैदी साहब भी हैं, कुछ थोड़ा सा गिरफ्तार भी हुए, लेकिन ये लोग शुरू में इमरान खान साहब को छोड़ गए, और इन्होंने कोई उतनी सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके ऊपर मुकदमात हुए, और वो मुकदमात अभी तक रखे हुए हैं, ताकि जब भी कभी ये लोग अपने वादे से मुकरने लगे तो उन मुकदमात की बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, और कार्रवाई हुई भी। ज़्यादा कि फवाद चौधरी दोबारा गिरफ्तार हुए, ज़्यादा कि कुछ और लोगों के ऊपर भी सख्तियाँ आई, तो मुकदमात एक दिन में तो ख़त्म हो नहीं जाते। दूसरे तरह के जो लोग हैं, यानी जो पहले तरह के लोग हैं ना, इनको जो छोड़ गए थे, इनको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें।
एक जो छोड़ गए थे वो लोग हैं जिन्होंने छोड़ने के बाद सियासत नहीं की या इलेक्शन नहीं लड़ा। जैसे कि इलेक्शन नहीं लड़ा तो अली जैदी ने नहीं लड़ा, इमरान इस्माइल ने नहीं लड़ा, असद उमर ने नहीं लड़ा, फवाद चौधरी ने, दिलीप अब्बास ने, बाकी और लोगों ने, कई बेशुमार लोग हैं, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। अच्छा, इनका किसी और पार्टी को ज्वाइन ना कर पाना या इलेक्शन ना लड़ना इस वजह से भी था कि इनको आइडिया था कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल कर जाएंगे तो या तो ये इस बात पे कायल थे कि इनका दिल नहीं मान रहा था, या इनको पता था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जहांगीर तरीन तो खुद इलेक्शन हार गए हैं जिनकी पार्टी में इनको ठूसा जा रहा था। तो एक तो वो हैं जो इलेक्शन में गए ही नहीं, दूसरे वो हैं जिन्होंने सियासत भी की और इलेक्शन भी लड़ा। मिसाल के तौर पे परवेज़ खटक साहब, इन्होंने पार्टी को छोड़ा पहले हल्ले में, ये भी छोड़ने वालों में शामिल थे। परवेज़ खटक, महमूद खान पार्टी छोड़ दी, इलेक्शन भी लड़ा दोनों ने। फिरदौस आशिक अवान, ये रावलपिंडी वाले चौहान साहब, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की शदीद मुखालफत की, पार्टी को ना सिर्फ छोड़ा बल्कि नए प्लेटफॉर्म पे जाके इलेक्शन भी लड़ा और अपनी सियासत भी की। तो छोड़ जाने वालों में ये दो हिस्से हैं। दूसरी जो कैटेगरी थी वो लोग जो पकड़े गए, ये जो लोग पकड़े गए ना, इनके भी तीन हिस्से। नंबर एक वो लोग हैं जिनको पुलिस ने पकड़ लिया 9 मई में या दीगर मुकदमात में। इनमें से बेशतर जो हैं वो अपनी जमानतें करवा के या बाइज्जत बरी होकर बाहर आ गए, और बहुत सारे अभी भी जेलों में बंद हैं, जिनमें जो अहम नाम है वो महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, आलिया हमजा, सलम जावेद और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी जेलों के अंदर बंद हैं 9 मई के मुकदमात में। ये वो लोग हैं जो पकड़े गए थे, और ये हज़ारों की तादाद में थे, बहुत बड़ी तादाद में ये लोग पकड़े गए थे। और दूसरे वो लोग हैं जो मिलिट्री कस्टडी में हैं, जिनमें एक अहम नाम इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी उनका है, फिर मियाँ आबाद फारूक हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये अभी भी मिलिट्री कस्टडी में है। इन लोगों का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। कादी फायद ईसा साहब माजी में कहते थे कि वो मिलिट्री जो ट्रायल है उसको नहीं मानते, लेकिन अभी जो इस वक्त मिलिट्री ट्रायल के हवाले से केस उनकी अदालत में पेंडिंग है, वो इस केस को सुन नहीं रहे। तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दोहरा मेयार कहती है कादी फायद ईसा साहब को लेकर। तीसरे लोग जो पकड़े गए वो थे जो गायब हो गए, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया कानून के मुताबिक, बस गायब कर दिया गया। और ये लोग सबसे ज़्यादा तकलीफ में रहे, क्योंकि मैंने इन चीज़ को भुगता है तो मुझे आइडिया है कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा तकलीफ, तशद्दुद और बुरे हालात इन्होंने बर्दाश्त किए। और इन लोगों को मजबूर किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर, इन्हें मजबूर किया गया कि वो बाहर आएँ और आकर स्टेटमेंट दें उस तरह का जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो। तो जैसे उस्मान डार ने स्टेटमेंट दिया, परवेज़ रशीद ने स्टेटमेंट दिया, या सदाकत अब्बासी ने दिया, तो उन लोगों ने इस बात का ख्याल रखा कि वो एक लेवल से आगे ना जाएं, और शदीद दबाव के बावजूद उन्होंने वो कुछ नहीं कहा गया जो उन्हें कहा जा रहा था करने के लिए। लेकिन फ़रूक हबीब को जो कहा गया वो उससे भी एक लेवल आगे चले गए। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो पकड़े गए, उनमें कुछ जो पुलिस ने गिरफ्तार किए, दूसरे मिलिट्री कस्टडी में चले गए, तीसरे जो गायब कर दिए गए, किसी भी कानून के ज़ुमरे में ही वो नहीं आता, यानी इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफवर्जी, जो गुमशुदा कर दिए गए, जबरी तौर पर लापता कर दिए गए। और इनमें जो लोग हैं, इनमें से सवाए शेख रशीद के कोई और मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ भी नहीं पाया, और शेख रशीद वो अकेले हैं जो मकबूल लोग हैं उनमें से, जिन्होंने वापस आकर सियासत की और वो बातचीत भी कर रहे हैं। अच्छा, अब पकड़े जाने वालों के अलावा एक कैटेगरी और थी, ये वो लोग हैं जो रूपोश हो गए थे, जो खुद से गायब हो गए थे और उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था। वो सियासत तो अपनी कर रहे थे सोशल मीडिया के ज़रिए से, अपने इलाकों में राब्तों के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, जैसे भी सहाफ़ियों से भी रब्ता करते थे, लेकिन वो सामने नहीं आते थे। अब इनमें मुराद सईद हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, हमाद अज़हर हैं, अली अमीन गंडापुर, आज़म सवाती, ये सारे लोग और बेशुमार सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो रूपोश हो गए, गायब हो गए। नीचे MPS से लेकर, नाजिम से लेकर, या काउंसलर लेवल के लोगों से लेकर ऊपर तक के लेवल के लोग रूपोश हो गए और गायब हो गए। और ये बहुत बड़ी तादाद में, इनमें से कुछ लोग सामने आ गए, जैसे अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बन गए, कुछ लोगों ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, सामने आ गए, कुछ लोग अभी तक सामने नहीं आ पा रहे, जैसे कि मुराद सईद हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, हमाद अज़हर हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक सामने आ नहीं पा रहे। अच्छा, जो लोग चौथी कैटेगरी है ना इनमें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, देखिए 3 मैंने आपको बता दी। एक वो जिन्होंने पहले हल्ले में दबाव पे सियासत छोड़ दी या इमरान खान को छोड़ दिया, दूसरे वो जो पकड़े गए, और जो पकड़े गए वो भी 3 तरह पकड़े गए, मैंने आपको बता दिया, और तीसरे वो जो रूपोश हो गए, और चौथी एक ऐसी किस्म है जिनको शायद पाकिस्तान के सिस्टम को, निज़ाम को, हुकूमत को ऐसा लगा कि ये कुछ नहीं उखाड़ सकते,
या ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये लोग जो है ये भी मोहतात हो गए और इन लोगों ने कुछ अर्सा खामोशी इख्तियार की, लेकिन थोड़ी थोड़ी सियासत करते रहे। और कुछ नए लोगों को जो पार्टी में पहले इतना मूव नहीं करते थे, उन्हें मौका मिला अपने आप को मनवाने का। तो बहुत सारे ऐसे नए चेहरे सामने आ गए जिन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और पार्टी में अपनी जगह बना ली। अब वो इमरान खान साहब से मुलाकातें भी करते थे, उनके ऊपर भी केसेस वेसेस बने हैं, उन्होंने केसेस का सामना भी किया है, मुश्किलात का सामना भी किया है, टॉर्चर भी हुआ है, छोटे मोटे वाक़यात उनके साथ होते रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत दिखाई। अब ये इतने मकबूल तो नहीं थे पार्टी में, लेकिन इन्होंने पार्टी संभाली और ये मकबूल हो गए। मिसाल के तौर पे बैरिस्टर गौहर है, मिसाल के तौर पे, हालांकि उमर यूब पहले भी बड़ी इन्होंने मार खाई है, पार्टी के लिए इन्होंने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी अपनी संभाली, इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी हैं। शेर अफजल मरवत, बड़ा नाम बनाया उन्होंने और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आके उन्होंने मुकाबला किया। और इसके अलावा जो है वो और बहुत सारे लोग हैं। रऊफ हसन साहब, उनके ऊपर एक अटैक भी हुआ, उनको ब्लेड लगा, उनको चोट लग गई। तो ये वो चौथी कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने आके पार्टी के अंदर अपनी जगह बना ली। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, सबको इस बात का आइडिया था, छोड़ के जाने वालों को खास तौर पे, कि 8 फरवरी 2024 को किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट डालने के लिए वोटर नहीं निकलेगा। लेकिन वोटर इतनी बड़ी तादाद में निकला कि उसने पूरे मुल्क में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। जो कुछ भी 8 फरवरी 2024 को हुआ, उसके बाद मुल्क जागना शुरू हो गया। अदलिया को अंदाजा हो गया कि अवाम कहां खड़ी है, उन्होंने कहा अपनी स्पेस रीगेन करते हैं। इदारों को समझ आ गई कि भाई पाकिस्तान तो खड़ा है आज भी इमरान खान के साथ। अब जो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ गए थे पहले हल्ले में, उन लोगों को यह प्रॉब्लम आया कि हमने तो तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ा था ये सोच कर के बात बनेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ये पॉलिटिकल पार्टी खड़ी भी हो गई, अवाम ने इनको बहुत ज़्यादा वोट भी डाल दिए और ऐसा लगता है कि ये पार्टी अब थोड़े अरसे के अंदर वापस अपनी चीज़ें रीगेन करना शुरू हो जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखें, ये जल्दी नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन ये होगा, ये मुझे आइडिया है। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सका जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो रियल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जिनके पीछे आवाम खड़ी होती है, वो ऐसे ख़त्म होती नहीं है। बहरहाल अब कोशिश ये है उन लोगों की कि वो वापस आए और अपनी स्पेस वापस लें पार्टी के अंदर। जो लोग नए आए हैं उन्हें लगता है कि जी अब हकदार नहीं है, क्योंकि हमने बड़ी कुर्बानी दे दी है, मुश्किल वक्त यहाँ पे मौजूद था और हम लोग यहाँ पे खड़े रहे हैं, लिहाजा अब ये हमारा हक है कि इस पार्टी का कंट्रोल हमारे पास हो। तो एक्चुअली जो मुझे समझ आ रही है ना, वो ये है कि लड़ाई पार्टी के ऊपर कंट्रोल की है। जो पुराने लोग पहले छोड़ गए थे, उन्हें लगता है कि पार्टी के ऊपर उनका कंट्रोल वापस आना चाहिए और उनके लिए जगह बननी चाहिए इस पार्टी में, उनके पास दूसरी कोई पॉलिटिकल चॉइस है नहीं। और अगर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाते हैं तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में इतनी जान ही नहीं है और फ्यूचर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नज़र आ रहा है, लिहाजा वो अपने आप को वापस पार्टी में लाना चाहते हैं। जो नए लोग हैं वो उनके आने से इसलिए डरते हैं कि वो वापस आएंगे तो वो अपनी पुरानी जगह लेने की कोशिश करेंगे, और जब वो पुरानी जगह लेने की कोशिश करेंगे तो किसी ना किसी को तो जगह खाली करनी पड़ेगी। तो नए लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है। अब इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के खिलाफ सफबंदी करके खड़े हैं और एक के बाद एक स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी देर के बाद आ जाता है। देखिए, कौन पार्टी में वापस आएगा और कौन नहीं आएगा, इसका फैसला तो इमरान खान साहब करेंगे, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी। वजह यह है कि 4 कैटेगरीज तो मैंने आपको बताई बंदों की, लेकिन याद रखिएगा यहां पे हर आदमी का केस दूसरे आदमी से मुख्तलिफ है। बहुत मुमकिन है जिन लोगों को गायब किया गया है उनमें से कुछ को इमरान खान साहब ले लें और कुछ को ना लें, जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से किसी को ले लें और किसी को ना लें। हो सकता है कि एक आदमी के बारे में मेरी सोच कुछ और है, आपकी कुछ और है, किसी और की कुछ और है, और इमरान खान की उसके बारे में सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो। और जिन लोगों को पार्टी में वापस लेना है इमरान खान साहब ने, तो वो उसूल खाली ये नहीं होंगे कि वफादारी या कुछ और चीज़ें, उन्होंने ये भी देखना है कि आगे पॉलिटिक्स करनी है, अगर उनको हुकूमत मिलनी है तो उन्होंने हुकूमत चलानी है, लोगों की कैपेबिलिटी भी उन्होंने देखनी है। तो फ्यूचर क्या होगा किसी का सियासी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, तो जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, तो तब तक फैसला वही करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ अपने तजर्बे की रोशनी में बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बतौर पार्टी और इसके अंदर जितने भी लीडर्स हैं, उन सारों के बारे में इमरान खान से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पे आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिस बंदे के बारे में इमरान खान ने जो कहा ना, उस बंदे ने वही किया। यानी इन लोगों के बारे में हमारी इमरान खान साहब से बात होती थी, इन्हीं लीडर्स के बारे में होती थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोगों के बारे में इमरान खान साहब को हम कहते थे ये ऐसे, वो कहते थे नहीं ये ऐसे है, और वो साबित हुआ कि जो इमरान खान साहब ने बात की
अपनी पार्टी के लोगों के बारे में वही बात दुरुस्त साबित हुई। अब लोगों में कन्फ्यूजन है कि इनमें ठीक कौन है और गलत कौन है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान के साथ कौन खड़ा है और इस वक्त इमरान खान के खिलाफ कौन है। देखिए, इस वक्त जो भी शख्स पार्टी को इकट्ठा रखना चाहता है और पार्टी को इकट्ठा रखने की कोशिश करेगा, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे रेगुलर मीडिया पे, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पे या पार्टी के अंदर, जो शख्स भी इकट्ठा रखने की कोशिश करेगा वो इमरान खान का वफादार है इस वक्त। क्योंकि इमरान खान ने जो भी फैसला करना है पार्टी के जरिए से करना है, उसको आगे बढ़ाना है। और जो शख्स भी इस वक्त पार्टी को डिवाइड करने की कोशिश करेगा वो शख्स किसी और एजेंडे पे है और इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की पार्टी इमरान खान को, या पार्टी के जो ओहदेदार हैं वो इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं बहुत क्लियरली आपको बताऊं कि कोई इमरान खान को पार्टी का ओहदेदार जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। इमरान खान के जेल से बाहर आने के 4 ही तरीके हैं। नंबर 1, या तो वो डील कर दें, हुकूमत को तस्लीम करें, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए रूम पैदा कर दें, जी ठीक है जी मुझे बाहर आने दें, आपको कुछ नहीं कहते। पहला तो तरीका ये है। दूसरा, अदालती अहकामात की रोशनी में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए और वो एक अदालती इनकलाब की सूरत में इंसाफ उनको मिले और वो बाहर आ जाए। तीसरा, आलमी सतह पे और मुल्क के अंदर जो है वो दबाव इतना बढ़ जाए कि हुकूमत को घुटने टेकने पड़ जाए और निज़ाम हार जाए इमरान खान से। और चौथी चीज़ एक ऐसी है कि पाकिस्तान में जो अब तक नहीं हुआ, एक तारीखी नौइयत का इतना बड़ा अवामी एहतजाज और तहरीक शुरू हो जाए जिसके नतीजे में इमरान खान को बाहर निकालना पड़ जाए। अब ये सारा कुछ जो भी होगा इसकी कॉल इमरान खान नहीं देनी है। ये जो पार्टी की लीडरशिप है ना, आप पुरानी ले नई ले कुछ कर ले, जब तक अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स फैसला नहीं करेगा तब तक उसके बाहर आने के लिए इन रस्तों में से कोई रास्ता भी नहीं खुलेगा। जो कॉल देनी है वो एक्चुअली इमरान खान साहब ने ही देनी है। और इमरान खान साहब के बाहर आने के अंदर मैं आपको बड़ा क्लियरली ये बताऊं कि लीडर्स से ज्यादा पब्लिक का और पब्लिक के प्रेशर का रोल होगा। याद रखिएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।